नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारत दुनिया का सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश है और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन उसे मनभेद की नौबत तक नहीं आने देना चाहिए। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, देश के मोदी सरकार को विपक्षी राजनीतिक दलों की जरूरत पड़ गई है। जब पाकिस्तान के मसले पर अमेरिका जैसा देश भी बार बार भारत को बेइज्जत कर रहा है, जब पाकिस्तान के मसले पर कहीं ना कहीं दुनिया में भारत अलग थलग सा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्षी राजनीतिक दलों की याद आई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भी जरूरत पड़ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी जरूरत पड़ रही है। राष्ट्रीय जनता दल डीएमके, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी समेत तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं की जरूरत अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को पड़ गई है। क्यों पड़ गई है? क्योंकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जो पाकिस्तान के द्वारा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जो दुनिया भर में पाकिस्तान के द्वारा झूठ फैलाया जा रहा है, सरकार को यह लगा कि अब वो अकेले अपने दम पर इसको काउंटर नहीं कर सकती, तो इन तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों से सहयोग एक तरह से मांगा गया है। इन तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के सांसदों से सहयोग मांगा गया है और सरकार क्या करने वाली है? केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कांग्रेस पार्टी के सांसदों का इस्तेमाल, समाजवादी पार्टी के सांसदों का इस्तेमाल, बाकी अन्य चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, समाजवादी पार्टी हो, वाईएसआरसीपी हो, इन तमाम राजनीतिक दलों के सांसदों का इस्तेमाल अब पाकिस्तान के नैरेटिव को काटने के लिए दुनिया भर में करना चाहती है। और इसलिए इन विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं से, सांसदों से संपर्क स्थापित किया गया है। और क्या योजना केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाई है? क्यों नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव जैसे विपक्षी राजनीतिक दलों की याद आ रही है? ये एक एक करके इस स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा। ये खबर आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने के लिए, बल्कि पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की काट के लिए, यानी पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सांसदों के दल को विदेश के दौरे पर भेजने का फैसला किया है। यानी अलग अलग देश में इन सांसदों के दल को भेजा जाएगा। फिलहाल जो अभी तक की जो तैयारी की गई है, सांसदों के 8 ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं। 8 समूह इन सांसदों के बनाए जा रहे हैं और हर समूह में 5 से 6 सांसदों को रखा जाएगा। उनके साथ उनकी मदद करने के लिए विदेश मंत्रालय का एक अधिकारी होगा और एक अन्य सरकारी अधिकारी होगा। और ये जो ग्रुप है, ये बताया जा रहा है कि 22 मई से, यानी 22 मई को ये विदेश की यात्रा पर जाएंगे, विदेश के दौरे पर जाएंगे और 22 मई से 10 दिनों का इनका विदेश दौरा है। अलग-अलग देशों के ये दौरे पर जाएंगे और अलग-अलग देशों के दौरे पर जाकर ये ऑपरेशन सिंदूर, जो कि भारत की बहादुर सेना द्वारा चलाया गया था और पाकिस्तान जिस तरह से झूठ फैला रहा है, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को ये बेनकाब करेंगे। बताया ये जा रहा है कि ये जो सांसदों का समूह है, ये कहां-कहां जाएगा? ये अमेरिका जाएगा, जहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब लगातार मध्यस्थता की बात कर रहे हैं। हालांकि वो बीच में पलट भी गए थे, लेकिन वो कब सच बोल रहे थे, कब झूठ बोल रहे हैं, इसको लेकर कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। कहने वाले यहां तक कहते हैं कि वो सिर्फ टैरिफ के लिए जो समझौते पर जो बातचीत होने वाली है, उसका दबाव डालने के लिए वो इस तरह की बातें बार-बार कर रहे हैं और खास तौर से वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार-बार बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सांसदों का ये जो दल बनाया गया है, ये बनाया जाएगा, जिसमें विपक्षी राजनीतिक दलों के सांसद भी शामिल होंगे। ये दल अमेरिका जाएगा, यूनाइटेड किंगडम जाएगा, ब्रिटेन, क्योंकि पश्चिमी देश खास तौर से पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा को जानबूझकर प्रचारित और प्रसारित भी कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका भी जाएगा सांसदों का ये डेलीगेशन, कतर और यूएई जाएगा। अभी मिडिल ईस्ट के दौरे पर ही डोनाल्ड ट्रंप साहब थे, अमेरिका के राष्ट्रपति, और बार-बार जिस तरह से वो बयान दे रहे थे कि उन्होंने एक तरह से व्यापार को लेकर धमकाकर भारत पाकिस्तान को युद्ध विराम करने पर मजबूर कर दिया। सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि अब सांसदों का जो डेलीगेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तमाम देशों के नाम एक बार फिर से आपको बता देता हूं। अमेरिका, यूके, दक्षिण अफ्रीका, कतर और यूएई, ये सांसदों का डेलीगेशन जाएगा।
केंद्र सरकार की तरफ से जो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू, उनको इस यात्रा को कोऑर्डिनेट करने का जिम्मा सौंपा गया है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो डेलीगेशन बनाए जाएंगे, जो 8 ग्रुप्स बनाए जाएंगे, ये हर एक वरिष्ठ सांसद की अध्यक्षता में इसको भेजा जाएगा और इसी तरह के एक ग्रुप की अध्यक्षता करने की जो जिम्मेदारी है वो कांग्रेस के सांसद शशि थरूर को दी जाएगी, जो लगातार बार-बार सरकार के रुख की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा जो तवज्जो दिया जाएगा, खास तौर से जो विदेश मंत्रालय से जुड़ा जो संसद की स्थायी समिति है, जो स्टैंडिंग कमिटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स है, उनको खास तौर से उसमें जो जितने सांसद शामिल है, उनको खास तौर से इस कमेटी में शामिल किया जाएगा, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के सांसद शामिल है। मैं आपको जरा उस कमेटी का, जो विदेश मंत्रालय से जुड़ी जो संसद की कमेटी है, उस कमेटी का कंपोजिशन भी आपको बता देता हूं कि उस कमेटी में कौन-कौन से राजनीतिक दल के सांसद शामिल है। संसदीय प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा होता है। चेयरमैन सहित 31 सांसद उस कमेटी में शामिल है, एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय वाली कमेटी में, जिसमें से 21 सांसद लोकसभा से हैं, 10 सांसद राज्यसभा से हैं। और इसका जो पूरा कंपोजिशन अगर मैं बता देता हूं कि कौन से राजनीतिक दल से इस कमेटी में कौन-कौन से सांसद हैं, तो भारतीय जनता पार्टी, चूंकि देश की सत्तारूढ़ पार्टी है, बड़ी पार्टी है, लोकसभा और राज्यसभा में ज्यादा सांसद है भारतीय जनता पार्टी के पास, तो भारतीय जनता पार्टी के 14 सांसद लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलाकर इस विदेश मंत्रालय की कमेटी जो बनी है संसद की, उसका हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी के 4 सांसद, समाजवादी पार्टी के 2, ममता बनर्जी की जो पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, उनके 2 सांसद है, सीपीआईएम के 2, डीएमके के 1 और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके 1 सांसद, वाईएसआरसीपी का 1, आरजेडी का 1, आईयूएमएल का 1 और एआईएएम जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, उनके एक खुद ओवैसी साहब भी इस स्टैंडिंग कमेटी में शामिल है। अब अगर मैं इस स्टैंडिंग कमेटी का पूरा जो कंपोजिशन आपको बता दूं, शशि थरूर साहब, जो कि मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लंबे समय तक उन्होंने यूएन में काम किया है। तो संसद की जो विदेश मंत्रालय से जुड़ी कमेटी है, उनके जो चेयरपर्सन है, वो कांग्रेस के सांसद शशि थरूर साहब हैं। और लोकसभा के अगर सांसदों की संख्या में बता दूं, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ब्रिजेंद्र सिंह ओला, परिणीति शिंदे इस विदेश मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी में जो संसद की कमेटी है, उसमें शामिल है। अन्य विपक्षी राजनीतिक दलों के बारे में आपको बता दूं, लोकसभा से समाजवादी पार्टी से सनातन पांडे और अक्षय यादव शामिल है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी से अभिषेक बनर्जी शामिल है। अरविंद सावंत उद्धव ठाकरे की पार्टी से शामिल है। वाईएसआरसीपी की पार्टी से वाईएस अविनाश रेड्डी शामिल है। आईयूएमएल से के नवाज शामिल है और एआईएमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद इस कमेटी में शामिल है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स की कमेटी है। राज्यसभा से जो सांसदों का कंपोजिशन मैंने बताया कि राज्यसभा से 10 सांसद इस कमेटी में शामिल है। तो इसमें सीपीआईएम की तरफ से जॉन ब्रिटास और ए रहीम है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सागरिका घोष है, जर्नलिस्ट रही हुई है, वरिष्ठ पत्रकार रही हुई है। डीएमके की तरफ से आर गिरिराजन है और आरजेडी की तरफ से अमरेंद्र धारी सिंह है। तो ये तमाम विपक्षी राजनीतिक दल हैं जो विदेश मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति के सदस्य हैं। और आमतौर पर यह माना जा रहा है, ये सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि इन विपक्षी राजनीतिक दलों के जो सांसद इसमें शामिल है, उनको खास तौर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, ये जो डेलीगेशन जाएगा, जो 8 अलग-अलग समूह बनाए गए हैं, जो डेलीगेशन विदेशों में भेजा जाएगा, अमेरिका, यूके में जाएगा, ब्रिटेन जाएगा, कतर जाएगा, यूएई जाएगा, दक्षिण अफ्रीका जाएगा, उनमें खास तौर से विपक्षी राजनीतिक दलों के सांसदों को भी शामिल किया जाएगा। सांसदों को न्योता भेज दिया गया है, सरकार की तरफ से उनको इन्फॉर्मेशन भेज दिया गया है, उनको अपने कागजात पूरी तरह से तैयार रखने के लिए कहा गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू साहब को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि वो पूरा कोऑर्डिनेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब ये एक नई परंपरा है। देखिए, आमतौर पर विपक्षी राजनीतिक दल क्या आरोप लगाते रहे हैं केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार पर कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जांच एजेंसियों का, सीबीआई का और खासतौर से ईडी का दुरुपयोग किया है, उसके बाद इस देश के सत्तारूढ़ राजनीतिक दल और विपक्षी राजनीतिक दल के बीच में एक ऐसी खटास आ गई है, एक ऐसा अविश्वास का माहौल आ गया है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल राजनीतिक दल आमने सामने आ गए हैं। हालांकि देश पर जब संकट आया, जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, तो पाकिस्तान को सबक सिखाने के मामले पर
आतंकवादी संगठनों को नेस्तनाबूद करने के मामले पर एक लंबे अरसे बाद, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, 2014 के बाद एक लंबे अरसे बाद विपक्षी राजनीतिक दल इस देश की सरकार के साथ, नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ खड़े नजर आए। एक सुर में पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग करते हुए नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ सरकार क्या कर रही है? कल ही बिहार की धरती पर, बिहार के मिथिला की धरती पर दरभंगा में राहुल गांधी को कार्यक्रम करने से रोक दिया गया। और जब राहुल गांधी युवाओं के बीच चले गए तो उनके खिलाफ एफआईआर करवा दी गई, 2 मुकदमे दर्ज करवा दिए गए राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं के खिलाफ, जबकि वो सिर्फ छात्रों के साथ संवाद करना चाहते थे, युवाओं के साथ संवाद करना चाहते थे। तो एक तरफ आप विपक्षी राजनीतिक दलों के खिलाफ, विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ इस तरह से अभियान चलाते रहे हैं। पिछले 2014 के बाद 11 वर्षों में कैसे-कैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने विपक्षी शासित राज्यों के कितने मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, बार-बार किस तरह से जांच एजेंसी ने बुलाकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, इन तमाम लोगों से पूछताछ की। जहां-जहां भी चुनाव आते थे, चुनावी राज्यों में ईडी पहले पहुंच जाती थी, चाहे छत्तीसगढ़ का मसला हो, चाहे राजस्थान का मसला हो, चाहे कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, किसी भी राज्य का आप जिक्र कर लीजिए, जहां-जहां भी विधानसभा चुनाव हुए, इस देश की सरकार पर जांच एजेंसियों का, खासतौर से ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगता रहा है। लेकिन अब सरकार को जरूरत पड़ गई, सरकार फंस गई। सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि वो इस मसले पर किस तरह से आगे बढ़े, क्योंकि बयानबाजी करके जो भारतीय जनता पार्टी के जो बयान बहादुर है, उन्होंने एक तरह से देश को फंसा दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है और ये हकीकत बिल्कुल साफ और स्पष्ट नजर आया कि भारत-पाकिस्तान के बीच में जो तनाव का माहौल था, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका हमारे साथ नहीं खड़ा था। उसने भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू के 2 पल्लों पर रख दिया और हमारा जो सबसे करीबी मित्र हुआ करता था, रूस, उसने भी इस मामले में दूरी बनाए रखना ही उचित समझा। हकीकत ये थी कि जहां कई देश, चाहे आप तुर्की की बात कर लीजिए, चाहे आप चीन की बात कर लीजिए, कई देश पाकिस्तान के साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे, पुरजोर तरीके से खड़े हुए नजर आ रहे थे, हर हाल में खड़े हुए नजर आ रहे थे, सैन्य साजो सामान से भी सहायता देते हुए नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ तमाम जो विदेशी देश हैं, चाहे वो अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, अन्य पश्चिमी देशों की बात करें, वो सिर्फ और सिर्फ भारत को नसीहत दे रहे थे, शांति का पाठ पढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो न जाने कितनी बार कह चुके हैं कि व्यापार रोकने की धमकी देकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को मजबूर किया युद्ध विराम करने के लिए। यानी भारत और पाकिस्तान को तराजू के एक ही दोनों पलड़ों पर रखकर वो एक साथ तौल रहे हैं। लेकिन खैर, सरकार देर आयत और दुरुस्त आयत की जो बात कही जाती है, ठीक है, विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं की जरूरत अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को पड़ गई है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों की जरूरत पड़ गई है। चाहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हो, चाहे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, चाहे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव हो, इन तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं की जरूरत अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को पड़ गई है। जाते जाते एक दिलचस्प तथ्य भी आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। इससे पहले 1994 में एक बड़ा वाकया हुआ था। मैं क्यों कह रहा हूं कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्षी राजनीतिक दल हो, आप समझ लीजिए कि एक ही गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। एक पहिया अगर चाहे कि दूसरे पहिए को मैं पंचर कर दूं और मैं खुद इस गाड़ी को आगे ले जाऊं, तो ऐसा संभव नहीं है। दुर्भाग्य से 2014 के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने यही किया। लेकिन जब अब वो फंस गए हैं, तो अब उन्हें विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं की याद भी आ रही है। इससे पहले 1994 का जाते-जाते मैं एक वाकया आपको जरूर बता दूं। केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव अल्पमत की सरकार चलाया करते थे और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता हुआ करते थे। लेकिन उस समय सरकार यानी सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्षी राजनीतिक दल में सामंजस्य इतना गहरा हुआ करता था कि 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय सांसदों के एक डेलीगेशन को, भारतीय सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए और भारत का
पक्ष रखने के लिए भेजा था। उस डेलीगेशन में जो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो डेलीगेशन भेजा था, उस समय की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उस डेलीगेशन में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं के नाम भी शामिल थे। तब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघन के संबंध में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में एक प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में था और भारतीय डेलीगेशन ने पाकिस्तान के आरोपों को, पाकिस्तान के झूठे आरोपों की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में। तो ये भी एक दौर हुआ करता था जब सरकार और विपक्षी राजनीतिक दल देश के हित के मुद्दे पर एक ही पेज पर नजर आते थे। देर हो गई, नरेंद्र मोदी काफी देर से इस मसले पर सामने आए, लेकिन इसको एक अच्छी पहल माना जा सकता है। लेकिन अच्छी पहल ये और ज्यादा अच्छी हो सकती थी अगर विपक्षी राजनीतिक दल जो लगातार मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सर्वदलीय बैठक बुलाए जिसकी अध्यक्षता वो खुद करे, क्योंकि इससे पहले जो 2 सर्वदलीय बैठक हुई थी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और बाद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं हुए थे। वो दोनों बैठकें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। तो बेहतर होता कि प्रधानमंत्री विपक्षी राजनीतिक दलों की मांग मानकर अपनी अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाते जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी जाती। और जिस तरह से विपक्षी राजनीतिक दल संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और उसके बाद भारत की सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर और भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता कराने, युद्ध विराम कराने को लेकर जिस तरह से बड़बोले दावे कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सके। बेहतर होता कि विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं का एक डेलीगेशन में शामिल करके, विपक्षी सांसदों को एक डेलीगेशन में शामिल करके विदेश के दौरे पर भेजने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक भी बुलाते, संसद का विशेष सत्र भी बुलाते। नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा कि ये पहल अच्छी है और भारत के नेता, भारत के तमाम सांसद जब विदेश की धरती पर जाएंगे तो राजनीतिक दलों की बंदिशों और बाधाओं को तोड़कर एक सुर में भारत के माननीय सम्माननीय सांसद के रूप में पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को बेनकाब करेंगे, पाकिस्तान की पोल खोलेंगे, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तथ्यों सहित जानकारी देंगे, भारतीय सेना की बहादुरी के बारे में उन देशों के नेताओं को, उन देशों की सरकारों को, उन देशों की सिविल सोसाइटी को बताएंगे। देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। 22 मई से इन सांसदों के डेलीगेशन को 10 दिनों के लिए विदेश की यात्रा पर जाना है। उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है और उससे पहले क्या-क्या घटनाक्रम होते हैं, इस पर भी हमारी नजरें, हमारी निगाहें बनी रहेंगी और इससे हम लगातार आप लोगों को न्यूज़ लॉन्चर पर रूबरू कराते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज़ लॉन्चर। नमस्कार।